वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स के बारे में। इस टॉपिक में हम एरोजोल किसे कहते हैं ये देखने वाले हैं, कौन कौन से प्रोपेलेंट जो है वो यूज़ होते हैं, साथ ही किस तरह का कंटेनर होता है और कैसा वॉल्व होता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकल एरोजोल्स एक तरह का जो है वो प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो जो भी लिक्विड या फिर सॉलिड मटेरियल जिसमें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं वो डिस्पोज होते हैं कंटेनर से एक गैसियस फॉर्म में, यानी कि गैसियस मीडियम। तो जो एरोजोल प्रोडक्ट होते हैं उसके थ्रू ये जो डिस्पर्शन होता है वो या तो फाइन मिस्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कोर्स वेट या ड्राई स्प्रे के फॉर्म में हो सकता है, या फिर एक स्टेडी स्ट्रीम हो सकती है जो भी लिक्विड या सॉलिड है उसका, या फिर एक स्टेबल और फोम ब्रेकिंग फास्ट ब्रेकिंग फोम के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम देखें तो जैसे डीओ यूज़ किया जाता है तो वो एक एरोजोल सिस्टम पे बेस्ड है, या फिर जो फोम शेविंग के लिए यूज़ किए जाते हैं स्प्रे के थ्रू। आज की डेट में हैंड वॉशेस भी फोम फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपको एरोजोल्स के एग्जाम्पल्स हो गए। तो जो फिज़िकल फॉर्म सेलेक्ट किया जाता है किसी भी एरोजोल के लिए वो बेस्ड होता है कि उसका यूज़ क्या है। जैसे अगर इन्हेलेशन थेरेपी के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि अस्थमा या फिर एम्फिसीमा के लिए, तो पार्टिकल्स जो है वो उसमें फाइन मिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में होने चाहिए। लेकिन वही अगर डर्माटोलॉजिकल स्प्रे है, यानी कि उसको स्किन के ऊपर डिपॉजिट होना है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े कोर्स होते हैं। तो ये जो एरोजोल डोजेस फॉर्म है इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली इसमें डोज को जो है वो रिमूव किया जा सकता है बिना कॉन्टेमिनेशन के, क्योंकि ये स्प्रे हो जाता है। तो जहाँ भी अप्लाई किया गया है उसको हम रिमूव कर सकते हैं अगर डर्माटोलॉजिकल एप्लीकेशन है तो। और जो मटेरियल है, यानी कि जो अंदर के बाकी डोजेज हैं वो कंटामिनेट भी नहीं होंगे। एरोजोल कंटेनर्स जो है वो सील होते हैं, तो इसीलिए जो उसके अंदर मेडिसिनल एजेंट होता है वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है या लाइट है, उससे वो अफेक्ट नहीं होता है। जो टॉपिकल मेडिकेशंस हैं उनको यूनिफॉर्म थिन लेयर उसकी जो है वो अप्लाई की जा सकती है बिना किसी और चीज़ के कांटेक्ट में आए, और या फिर अफेक्टेड एरिया को बिना टच किए हुए बस स्प्रे करके उसको अप्लाई किया जा सकता है। जो मेडिकेशंस जो है वो डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया में डिज़ायर्ड फॉर्म में इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे स्प्रे के फॉर्म में, स्ट्रीम या क्विक ब्रेकिंग फोम, या और स्टेबल फोम के फॉर्म में। ये जो है काफ़ी कन्वीनियंट होता है और अप्लाई करने में भी काफ़ी इजी होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आज के डेट में मूव स्प्रे है, तो उसको ईजिली आप अप्लाई कर सकते हो और काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब होके वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें जो इरिटेशन प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल एप्लीकेशन से किसी भी अदर डोजेस फॉर्म के में या टॉपिकल डोज मेडिकेशंस में, वो इसमें नहीं होता है, वो या तो फिर काफ़ी रिड्यूस्ड होता है। तो बेसिकली किसी भी एरोजोल प्रोडक्ट में प्रोपेलेंट होते हैं, कंटेनर होता है जिसके अंदर वो पैक होता है, वॉल्व और एक्टिवेटर होता है जिसके जो हेल्प करता है आपको डोज को डिलीवर करने में, और प्रोडक्ट कंसनट्रेट यानी कि जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्रेजेंट होता है। प्रोडक्ट कंसनट्रेट यानी कि मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि एडजुवेंट्स के साथ मिक्स होके, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, सॉल्वेंट से आपको एक सबको मिक्स करके एक प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया जाता है, उसको हम प्रोडक्ट कंसनट्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोपेलेंट। तो ये जो है प्रॉपर प्रेशर डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी कि जिसमें भी आपको जो सॉल्यूशन है या जो भी ड्रग है, डोजेस फॉर्म है, वो जो जिस कंटेनर में पैक होता है, तो जो मैंने कहा कि एरोजोल प्रोडक्ट में प्रेशर अप्लाई करने पे जो डोजेस फॉर्म है वो एमिट होते हैं, तो उसमें वो जो प्रेशर होता है उसको क्रिएट करने के लिए ये प्रोपेलेंट होता है। ये प्रोडक्ट को एक्सपेल करता है जब वॉल्व ओपन होता है, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है उसके फोम प्रोडक्शन या एटमाइजेशन में हेल्प करता है। तो दो तरह के प्रोपेलेंट यूज़ किए जाते हैं। एक है लिक्विफाइड गैस प्रोपेलेंट। ये जो है वो गैसेस होते हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में प्रेशर के अंडर एग्जिस्ट करते हैं, और चूंकि एरोजोल जो है वो प्रेशर के अंडर होता है, तो प्रेशर प्रोपेलेंट जो है वो मेनली लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब वो हेड स्पेस में होते हैं, यानी कि सपोज करिए कि ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो हेड स्पेस है, तो यहाँ पे तो लिक्विड के फॉर्म में होंगे, लेकिन यहाँ पे वो गैसियस फॉर्म में होते हैं।
ठीक है। इस तरह के प्रोपेलेंट्स के एग्जांपल्स हो गए जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये ओरल या फिर इन्हेलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि क्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन, जिसको कि प्रोपेलेंट 11 कहा जाता है, डाइफ्लोरोमीथेन जिसको कि प्रोपेलेंट 12 नेम है जिसका, डाइक्लोरोटेट्राफ्लोरोइथेन जिसका प्रोपेलेंट 114 के नाम से अवेलेबल होता है, क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन जो कि प्रोपेलेंट 22 के नाम से है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करने का है ये एडवांटेज है कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं और ये किसी तरह का कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और साथ ही ये नॉन एक्सप्लोजिव होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है और ये ओजोन लेयर के को डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड हो गए हाइड्रोकार्बन्स, ये जो है वाटर बेस्ड एरोजोल्स में यूज़ होते हैं या फिर जब टॉपिकल यूज़ के लिए एरोजोल बनाया जा रहा है उसके लिए यूज़ होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ गया प्रोपेन जिसको कि प्रोपेलेंट A108 बोलते हैं, आइसोब्यूटेन जो कि प्रोपेलेंट A31 के नाम से जाना जाता है, ब्यूटेन प्रोपेलेंट A17 के नाम से। हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक एडवांटेज ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, साथ ही एक्सेलेंट सॉल्वेंट होते हैं और इससे ओजोन लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन डिसएडवांटेज है कि ये इन्फ्लेमेबल होते हैं, यानी फायर जल्दी कैच कर लेते हैं और इन जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका एग्जैक्ट जो है वो कारण नहीं पता है। सेकेंड टाइप ऑफ प्रोपेलेंट जो यूज़ करते हैं वो है कंप्रेस्ड गैस प्रोपेलेंट। ये बेसिकली ऑक्यूपाई करती है जो कैन होता है, ये जो कैन है इसमें जो लिक्विड फिल है इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। तो जब भी वॉल्व को प्रेस किया जाता है तो ये गैस जो है वो क्या करती है, लिक्विड को बाहर की तरफ पुश करती है। एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। बहुत सारे ब्लेंड्स जो है यानी कि जो फ्लोरोकार्बन प्रोपेलेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल एरोजोल्स में, जैसे कि प्रोपेलेंट 12 और 11 को 50:50 रेशियो में या 60:40 रेशियो में, प्रोपेलेंट 12 और 114 को 70:30 रेशियो में, 12:114 को 40:60 रेशियो में, 12:114 को 40:55 के भी रेशियो में और साथ ही 55:45 रेशियो में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी प्रोपेलेंट्स होते हैं उनके प्रपोर्शन को वेरी करके जो भी डिजायर्ड वेपर प्रेशर चाहिए उस एरोजोल डोजेस फॉर्म को वो जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। जो हाइड्रोकार्बन्स है उनकी ब्लेंडिंग जो की जाती है उसका मेन जो बेस होता है वो है कि हमें फाइनल प्रेशर क्या चाहिए, ये नहीं कि हर कंपोनेंट का कितना परसेंटेज है। तो फाइनल प्रेशर पे ही डिपेंड करता है उनकी ब्लेंडिंग। जो वेपर प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट्स का उसको कैलकुलेट करते हैं डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, जो ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर है किसी भी सिस्टम का वो इक्वल होता है इंडिविजुअल या पार्शियल प्रेशर जो हर एक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसके सम के बराबर। यानी कि अगर मान लीजिए मैं PS टोटल प्रेशर को कंसिडर करूंगी और उसमें 2 प्रोपेलेंट है तो P1 प्लस P2 यानी इस इंडिविजुअल का जो पार्शियल प्रेशर है या प्रेशर है उनको सम करके हम टोटल प्रेशर उस सिस्टम का बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कंटेनर्स कैसे यूज़ करते हैं। तो जो भी तो एरोजोल को पैक करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है बेसिकली वो मटेरियल होता है जो कि 140 to 180 PSI यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गॉस प्रेशर को हैंडल कर सके 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। तो अलग अलग तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें है मेटल के अंदर टिन प्लेटेड स्टील यूज़ किया जाता है जो कि साइड सीम या फिर 2 पीस या फिर टेन फ्री स्टील हो सकता है। दूसरा जो है वो एल्युमिनियम यूज़ किया जा सकता है जो कि 2 पीस या फिर 1 पीस के फॉर्म में यूज़ करते हैं, या फिर स्टेनलेस स्टील यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो सेकंड मटेरियल है मेटल के अलावा वो है ग्लास, जो कि अनकोटेड ग्लास हो सकता है या फिर प्लास्टिक कोटेड ग्लास हो सकता है। तो जो सिलेक्शन होता है कंटेनर का कि किसमें एरोजोल प्रोडक्ट को पैक किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्शन मेथड है उसके लिए वो कितना अडेप्टेबल है, जो फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स है उसके साथ वो कंपैटिबल है कि नहीं कंटेनर का मटेरियल, और जो भी प्रेशर है उसके अंदर है, मतलब उस डोजेस फॉर्म को एक्सपेल होने के लिए जो प्रेशर चाहिए उस प्रेशर को ये मटेरियल हैंडल कर सकता है या नहीं। और कभी कभी तो डिज़ाइन भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है डोजेस फॉर्म के लिए, या फिर जो मैन्युफैक्चर है या कॉस्ट है उसको भी उसके पे भी बेस्ड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़े, क्योंकि
उससे क्या होता है, पूरे डोजेस फॉर्म का भी जो रेट है वो हाई हो जाता है। तो जो कॉस्ट कटिंग भी यहाँ पे देखी जाती है, यानी कि जिस मटेरियल में सही तरीके से वो पैक हो जाए और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना पड़े। तो सबसे पहला है टिन प्लेटेड स्टील कंटेनर। तो बेसिकली इसमें स्टील प्लेट की एक थिन शीट होती है जिसके ऊपर टिन की कोटिंग होती है, और ये जो कोटिंग है वो इलेक्ट्रोलाइटेड प्रोसेस के थ्रू की जाती है। जो कोटेड शीट है फिर उसको 3 पार्ट्स में कट कर लिया जाता है, टॉप बॉटम और साथ ही बेस, ठीक है। फिर उसको सोल्डरिंग के थ्रू अटैच कर दिया जाता है। अगर रिक्वायर्ड होता है तो इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि ओलियो रेजिन, फिनोलिक विनाइल या इपॉक्सी कोटिंग की जाती है। इसमें एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है मेटल टिन प्लेट कंटेनर में है, वो वेल्डेड साइड सीम। वेल्डिंग से क्या होता है कि जो सोल्डरिंग प्रोसेस जो है उसको एलिमिनेट कर दिया है उसने, मतलब सोल्डरिंग के थ्रू अब जो है साइड्स ज्वाइन नहीं किए जाते हैं, और इससे जो है मैन्युफैक्चरिंग का टाइम भी रिड्यूस हो गया है, साथ ही जो कंटेनर या प्रोडक्ट का इंटरेक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो गया है। तो ये जो मेथड है इसके थ्रू जो कंटेनर्स बनाना ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो गया है। सेकंड है एल्युमिनियम कंटेनर। तो ये जो है इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस से बनाया जाता है। ये जो है लाइट होता है, मतलब एल्युमिनियम कंटेनर्स जो है वो लाइट होते हैं, साथ ही लेस फ्रेगाइल होते हैं, और ये जो है वो कंटेनर के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके साथ कॉम्पैटिबल होते हैं अपने सीमलेस नेचर की वजह से, और करजन के लिए भी ये काफ़ी रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि ड्रोजस फॉर्म में जो है करजन की वजह से कोई टॉक्सिसिटी नहीं आती है। बेसिकली ये इन्हेलेशन और टॉपिकल एरोजोल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्योर वाटर या प्योर इथेनॉल जो है वो एल्युमिनियम कंटेनर्स का लेकिन जो है वो करजन कर सकता है, इसीलिए इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है इसमें स्टोर नहीं किए जाते हैं। इसके अंदर कंटेनर के अंदर कोटिंग की जाती है ऑर्गेनिक कोटिंग, जैसे कि फिनोलिक विनाइल या इपॉक्सी या पॉलीएमाइड रेजिन से, जिसकी वजह से वो करजन के लिए जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि करजन जल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील कंटेनर। तो बेसिकली ये इन्हेलेशन एरोजोल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए स्टेनलेस स्टील में किसी इंटरनल ऑर्गेनिक कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इनसे सिर्फ स्मॉल साइजेस के प्रोडक्ट ही बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ जाती है और साथ ही प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो कंटेनर यूज़ करते हैं वो है ग्लास कंटेनर्स। ये बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ एरोजोल फार्मास्यूटिकल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये प्लास्टिक कोटिंग के साथ भी अवेलेबल होते हैं और उसके बिना भी अवेलेबल होते हैं। प्लास्टिक कोटिंग जो है वो टोटली क्या होती है कि जो ग्लास होती है उसके ऊपर होती है, सिर्फ जो नेक रिंग होती है वहाँ पे नहीं होती है। ये कंपैटिबल होता है ये कंटेनर, इसमें किसी तरह का करजन प्रॉब्लम नहीं होता, और जो कंटेनर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ईज़िली किया जा सकता है, मतलब काफ़ी एक्सटेंड तक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो है एरोजोल प्रोडक्ट में वॉल्व। तो बेसिकली ये परमिट करता है कि जो भी कंटेंट है जो कि एरोजोल कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है उसको किस डिज़ायर्ड फॉर्म में एमिट किया जा सके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वन पुश में सारे ही डोजेस फॉर्म बाहर निकल जाए। तो ये जो है कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग जो है और उसका रेट क्या होगा, किस रेट से निकलेगा। अगर मीटर्ड वॉल्व यूज़ किया जा रहा है तो उसको ये कंट्रोल करता है मटेरियल के एक्सपल्शन को। जो मटेरियल यूज़ होते हैं वॉल्व्स के मैन्युफैक्चर में वो इनर्ट होने चाहिए फॉर्मुलेशंस के लिए, यानी कि फॉर्मुलेशन के साथ वो किसी तरह का कोई रिएक्शन ना दे, और एफडीए से अप्रूव होना चाहिए। जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं मैन्युफैक्चर में अलग अलग वॉल्व के लिए वो है प्लास्टिक, रबर, एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील। यूजुअल एरोजोल वॉल्व जो होते हैं उनके असेंबली में एक्टिवेटर होता है कुछ इस तरह का, स्टेम होता है, गैस्केट होता है, स्प्रिंग होता है, माउंटिंग कैप होता है, हाउसिंग होती है और डिप ट्यूब होती है। तो यहाँ पे अगर हम फिगर देखें तो सबसे ऊपर बटन होता है, यहाँ से ड्रग डिस्पेंस होती है, यहाँ पे वॉल स्टेम है, उसके जस्ट नीचे गैस्केट लगा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये हो गया डिप ट्यूब। और ये तो वॉल्व का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो है एक्टिवेटर। ये स्पेशली डिज़ाइन बटन होता है जो कि वॉल्व के स्टेम में फिटेड होता है। इसकी वजह से ईज़िली जो है वॉल्व ओपन या क्लोज हो सकता है, और ये इंटीग्रल पार्ट है हर एक एरोजोल पैकेज का। इसकी वजह से जो है जो भी प्रोडक्ट है उसका डिस्चार्ज जो है वो जितनी अमाउंट में चाहिए होता है उतनी अमाउंट में ही होता है। तो अलग अलग तरह के एक्टिवेटर्स जो है वो यूज़, तो उसमें सबसे पहला आता है स्प्रे एक्टिवेटर। स्प्रे एक्टिवेटर बेसिकली क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट
कंसनट्रेट और प्रोपेलेंट की स्ट्रीम है उसको स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में ये जो है डिस्पर्स करता है। और डिस्पर्स इसलिए कर पाता है क्योंकि जो भी स्ट्रीम होती है प्रोडक्ट कंसनट्रेट और प्रोपेलेंट की, उसको अलग अलग ओपनिंग से पास होना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में डिस्पर्स होता है। ये तो बेसिकली जो स्प्रे एक्टिवेटर्स है उन फार्मास्यूटिकल्स के साथ यूज़ करते हैं जो कि टॉपिकल पर्पस के लिए होते हैं, जैसे कि बैंडेजेस, स्प्रे ऑन बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक, लोकल एनेस्थेटिक और फूड प्रिपरेशंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है फोम एक्टिवेटर। इसमें जो है बड़े ऑरिफिसेस होते हैं जो कि रेंज करते हैं अबाउट 0.070 इंच टू 0.125 इंच तक या उससे भी ज़्यादा। इन ऑरिफिसेस की वजह से जो प्रोडक्ट होता है वो बड़े चैम्बर से पास होता है जहाँ पे वो एक्सपैंड हो सकता है और फिर वो लार्ज ऑरिफिसेस के थ्रू डिस्पोज होता है एज अ फोम। नेक्स्ट है सॉलिड स्ट्रीम एक्टिवेटर। ये जो है वो सेमी सॉलिड प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑइंटमेंट्स वगैरह के डिस्पेंस करने के लिए यूज़ होता है। इसमें लार्ज ओपनिंग्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है उसके थ्रू पास करता है वॉल स्टेम से और फिर एक्टिवेटर में आता है और फिर डिस्पोज होता है। स्पेशल एक्टिवेटर्स, ये बेसिकली मेडिकामेंट्स को एक अप्रोप्रिएट साइट पे जैसे कि थ्रोट, नोज, आई या वेजाइनल ट्रैक में ड्रग को डिस्पोज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टेम। ये जो है नायलन या डेलरिन का बना होता है, लेकिन मेटल जैसे कि ब्रास और स्टेनलेस स्टील जो है वो भी कभी कभी यूज़ होते हैं। इसमें जो है स्टेम में एक या एक से ज़्यादा जो है वो ऑरिफिसेस यानी कि छेद हो सकते हैं। इसमें जो ऑरिफिसेस हैं वो जो है, अगर एक ऑरिफिस है तो वो 0.013 इंच से लेकर 0.030 इंच तक हो सकता है, या फिर 3 ऑरिफिसेस जो कि 0.040 इंच हर एक जो है वो डायमीटर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है गैस्केट। गैस्केट जो है वो बुना या फिर नियोप्रीन रबर की बनी होती है और ये जो है स्टेम के जस्ट नीचे प्लेस होती है, जिससे कि जो फॉर्मुलेशन का है वो लीकेज ना हो सके जब वॉल्व क्लोज हो तो। नेक्स्ट है स्प्रिंग। ये जो है गैजेट को उसके पोजीशन पे रखती है और जब एक्टिवेटर डिप्रेस किया जाता है और रिलीज़ किया जाता है तो ये वॉल्व को उसकी एक्चुअल पोजीशन पे रिटर्न करने में हेल्प करती है। स्टेनलेस स्टील जो है वो यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द एरोजोल में स्प्रिंग बनाने के लिए। नेक्स्ट है माउंटिंग कैप या फेरुले। इससे जो है वॉल्व को प्रॉपरली कंटेनर से अटैच कर किया जाता है और ये जो है उन कंटेनर्स के साथ यूज़ होती है जिसमें 1 इंच ओपनिंग होती है। जो कप होते हैं वो बने होते हैं प्लेट स्टील के, कभी कभी एल्युमिनियम भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये टिन, प्लेट, स्टील और एल्युमिनियम की बनी होती है और ये दोनों मटेरियल जो है वो करोजन प्रोड्यूस हो सकता है, करोजन कॉज कर सकते हैं। तो और ये वॉल्व कप के जस्ट नीचे होती है, यानी कंटेंट के लिए को भी एक्सपोज होती है और साथ ही जो ऑक्सीजन हेड स्पेस में है उसके साथ भी उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए सिंगल या डबल इपॉक्सी या विनाइल कोटिंग जो है वो ऐड किया जाता है इस कैप में, ताकि जो है वो करोजन को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाए, यानी करोजन ना हो। फेरुलो जो है वो ग्लास बॉटल्स या स्मॉल एल्युमिनियम ट्यूब्स के साथ यूज़ की जाती है और मेनली ये सॉफ्टर मेटल जैसे कि एल्युमिनियम या ब्रास की बनी होती है। ये जो है कंटेनर के साथ अटैच होती है या तो जो टिप होता है बॉटल का उसके एंड में, या फिर जो मेटल होता। नेक्स्ट है हाउसिंग या फिर वॉल बॉडी। ये जो है माउंटिंग कैप के जस्ट नीचे होती है और ये टिप, ट्यूब, स्टेम और एक्टिवेटर को जो है वो लिंक करती है। बेसिकली ये नायलॉन या डेलरिन की बनी होती है और इसमें एक ओपनिंग होती है जहाँ पे डिप ट्यूब से वो अटैच होती है और उसका जो साइज़ होता है वो रेंज करता है 0.013 से 0.080 इंच। ठीक है, जो ये ओपनिंग होती है इसमें जो है वो एक दूसरी ओपनिंग भी हो सकती है जिसको कि वेपर टैप कहते हैं और ये कंपल्शन नहीं है, होती भी है और नहीं भी होती है। वेपर टैप से क्या होता है कि जो वेपराइज प्रोपेलेंट होते हैं वो एस्केप कर लेते हैं लिक्विड प्रोडक्ट के साथ ही। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिप ट्यूब। ये जो है पॉलीएथिलीन या प्रोपाइलीन की बनी होती है और ये जो है वो प्रोडक्ट के पास तक होती है, यानी प्रोडक्ट के अंदर डिप होती है और ये जो फॉर्मुलेशंस को है कंटेनर से वॉल्व तक लेके आती है और जो विस्कोसिटी होती है प्रोडक्ट की या फिर जो इंटेंडेड ड्रग डिलीवरी होती है वो ये बताती है कि जो इसका डिप
ट्यूब है इसका डायमेंशन कितना होगा, जिससे कि वो प्रोडक्ट उसके थ्रू पास होके वॉल से होते हुए वो डिस्पर्स हो सके। तो ये था अबाउट आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन कि एरोजोल किसे कहते हैं, उसका क्या एडवांटेज होता है, इसमें किस तरह के प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं, किस कंटेनर में इसको स्टोर करते हैं, साथ ही जो पूरा कंस्ट्रक्शन है इसके वॉल्व का उसके बारे में मैंने बताया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।